सबसे पहला काम किया कि पार्लियामेंट के भीतर एक बिल लेकर के आए, तीनों एमसीडीओ को मिलाकर के एक एमसीडी बना। उसके बावजूद भी उन्हें लगा कि शायद वो अब नहीं जीत पा रहे, तो ऐसे में उन्होंने क्या किया कि कम्युनल एंगल देना शुरू किया, उसको जो हिंदू मुसलमान करने की जो इनका पेट प्रोजेक्ट है वो करना शुरू किया। और उस प्रोजेक्ट में उन्होंने आइडेंटिफाई किया उन लोकेलिटीज को जहां पर की माइनॉरिटीज के लोग ज्यादातर रहते हैं और उनको जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन बता करके तोड़ा जाना शुरू हुआ। चाहे वो दलितों के खिलाफ हो, चाहे आदिवासियों के खिलाफ हो, चाहे मुसलमानों के खिलाफ हो, नफरत आज की तारीख में इस देश की सरकारों का जो है एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है और वो उस राष्ट्रीय प्रोजेक्ट को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जी नमस्कार, मैं हूं नुपुर और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त मैं मौजूद हूं कश्मीरी गेट पर और मेरे साथ हैं जितेंद्र मीना। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से इस देश में जो राजनीति की जा रही है, बुलडोज़र पर के नाम पर कार्रवाई की जा रही है और महंगाई जैसे मुद्दों को दरकिनार करके लोगों को भटकाया जा रहा है धर्म के मुद्दों पर। चलिए इनसे सवाल जवाब करते हैं। सर, अपना नाम बताएं। मैं डॉक्टर जितेंद्र मीणा हूँ, हिस्ट्री पढ़ाता हूँ श्यामलाल कॉलेज। जी, तो इस देश में जिस तरह से जो राजनीति की जा रही है धर्म के नाम पर, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस देश में अगर हम लोग देखें तो गरीबी और बेरोजगारी और महंगाई अपने चरम पर है और ऐसे दौर में जब इस देश की सरकारों का ध्यान इस पर होना चाहिए था कि कैसे इस देश में जो पेट्रोल की प्राइसेस हाई हो रहे हैं उसको कम किया जाए, इस देश में बेरोजगारी को दूर किया जाए, लोगों को बेहतर जो है शिक्षा दी जाए, उसके बजाय हो ये रहा है कि उससे ध्यान भटकाने के लिए पिछले चुनाव से हम लोगों ने देखा, खास करके यूपी चुनाव से जो है एक बुलडोजर लेकर के आया गया और उस बुलडोजर की आड़ में सारे के सारे जो मुद्दे थे उनको बुलडोज किया जा रहा है और ये उसी का पूरा एजेंडा है। और इस एजेंडे में हो ये रहा है कि जिस तरीके से असल इशू हो थे उनको पूरी तरीके से जो है बुलडोज कर दिएगा, उनको मिटाने की कोशिश चल रही है और यही वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन है। हमने देखा कि यूपी इलेक्शन के बाद में रामनवमी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया और अल्पसंख्यकों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ और मुसलमानों के खास करके उनके खिलाफ में जो है त्योहार का जो है उनको डराने की कोशिश हुई। उनकी मस्जिदों के सामने, उनके जो सैक्रेड प्लेस थे उनके सामने जाकर के तलवारें लहराई गई और ऐसे नारे लगाए जिससे कि प्रोवोकेटिव नारे थे और उन नारों के जरिए ये जताने की कोशिश की गई कि आप जिस तरीके से हमारे सामने बात रख रहे हैं, जो बीजेपी को जो चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके एजेंडे को जो चुनौती देने की कोशिश, या तो आप चुप हो जाइए, अन्यथा आपको इसी तरीके से डरा धमका करके चुप करा दिया जाएगा। और वहाँ से वो शुरू हुआ रामनवमी का पूरा जुलूस को हमने देखा जगह जगह, खारगोन से लेकर के करौली से लेकर के जोधपुर और अलग अलग जगहों पर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से मस्जिदों के ऊपर कहीं झंडे लहराए गए, कहीं उनके ऊपर हमले किए गए। और हम अयोध्या का एक केस देखा जहाँ पर कि कुछ लोग जाकर के वहाँ पर जो है मस्जिद के भीतर जो है मांस फेंकने की कोशिश की। तो ये जो पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट में हो ही रहा कि जब वो प्रोजेक्ट पूरा फेल हुआ तब फिर से एक दिल्ली में एक दूसरे तरीके की राजनीति शुरू की गई और इसका मकसद ये था कि अभी दिल्ली में जब पिछले 15 सालों से एमसीडी में बीजेपी की सरकार है और वो तमाम मसलों पे जो फेल कर चुकी थी और उनको लगने लगा था कि वो शायद अगला इलेक्शन एमसीडी का नहीं जीत पाएंगे, तब उन्होंने सबसे पहला काम किया कि पार्लियामेंट के भीतर एक बिल लेकर के आए, तीनों एमसीडीओ को मिलाकर के एक एमसीडी बना। उसके बावजूद भी उन्हें लगा कि शायद वो अब नहीं जीत पा रहे, तो ऐसे में उन्होंने क्या किया कि कम्युनल एंगल देना शुरू किया, उसको जो हिंदू मुसलमान करने की जो इनका पेट प्रोजेक्ट है वो करना शुरू किया। और उस प्रोजेक्ट में उन्होंने आइडेंटिफाई किया उन लोकेलिटीज को जहां पर की माइनॉरिटीज के लोग ज्यादातर रहते हैं और उनको जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन बता करके तोड़ा जाना शुरू हुआ। इस देश के संविधान में ये प्रोविजन है कि अगर किसी ने कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है और इस तरीके का कोई गलत काम किया, गैर कानूनी काम किया है, तो आपके पास एक कानूनी रास्ता है, आपके पास पुलिस महकमा है, आपके पास में जो है जुडिशरी है, आप लोअर से लेकर अपर कोर्ट तक जा सकते हैं और वहाँ जा करके उनके खिलाफ जो लीगल कार्रवाई हो सकती है वो कर सकते थे। लेकिन आपने नहीं किया, आपने दरअसल एक दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की और वो जहांगीरपुरी में भी देखने को मिला, हमने वो शाहीन बाग में भी वही दहशत का माहौल देखा और इस दहशत के जरिए वो अपनी राजनीति को जो है एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी एक सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि जिस तरीके से बुलडोजर की राजनीति आगे चले और उसमें जिस तरीके से केंद्र सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं या हमारे प्रधानमंत्री जी, उनकी जो चुप्पी है वो चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। वो चुप्पी ये कह रही है कि जाइए, मुझे आपकी इस बुलडोजर की राजनीति का समर्थन है, मैं आपको समर्थन कर रहा हूँ। उसका चुप्पी का मतलब ये, अदरवाइज होना ये चाहिए था कि देश की राजधानी में अगर इस तरीके का कोई इंसिडेंट होता है जब बड़े पैमाने पर माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे दौर में होना ये चाहिए था कि प्रधानमंत्री जी आकर के कहते कि भाई अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप लीगल एक्शन लीजिए
जो कार्रवाई हो सकती है, लोगों को पहले नोटिस दीजिए तमाम, लेकिन वो नहीं किया गया और उसको बायकाट करके या वायलेट करके रूल्स एंड रेगुलेशंस को, और इन्होंने जो है एक बुलडोजर लेकर के आए ताकि वो असल मुद्दों से ध्यान भटका सके, अपनी राजनीति को आगे ले जा सके, और यही वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। जी, तो अभी मेरा सवाल ये होगा कि इस वक्त जिस तरह से देश में लगातार अचानक से सरकार की नींद खुल रही है और जितने भी अवैध अतिक्रमण है उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो पिछले 8 सालों से बीजेपी की सरकार है, पिछले 8 सालों से ये सरकार कहाँ थी, या फिर ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा है क्योंकि अभी दिल्ली में चुनाव है, तो क्या आप ऐसे ये भी कह सकते हैं? देखिए, ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल एजेंडा है और सिर्फ 8 सालों का मसला नहीं है। आप देखिए कि एमसीडी में 15 सालों से बीजेपी है, यहाँ पर केंद्र में बीजेपी को जो लगभग 7 साल से ऊपर हो गया और बाकी अलग अलग राज्यों में भी बीजेपी की सरकार है। लेकिन ये जो जैसे जैसे इस देश में आर्थिक संकट गहराता गया, जैसे जैसे रोजगार का सवाल बढ़ता गया, जैसे जैसे हमने देखा कि मजदूरों की आमदनी घटती गई, जैसे जैसे ये जो असल सवाल थे वो सवाल जब उभर करके आने लगे, तुरंत हमने देखा कि पिछले 5-6 महीने में बुलडोजर को एकदम आगे किया जाने लगा और बुलडोजर के जरिए पूरे के पूरे नैरेटिव को बदला जाना शुरू हुआ। ये एक नैरेटिव है, इसके जरिए अब बीजेपी अपनी राजनीति को आगे कर रही है, उसके जरिए वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है अपने फॉलोअर्स को कि देखो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं संविधान को भी ताक में रख सकता हूँ, मैं सारे कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करके भी आपको खुश करने के लिए मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ, और ये वही कर रहा है। इसीलिए हम ये कहेंगे कि ये नेशनल प्रोजेक्ट है। आज की तारीख में ये सबसे ज़्यादा दुखद है कि नफरत जो है, चाहे वो दलितों के खिलाफ हो, चाहे आदिवासियों के खिलाफ हो, चाहे मुसलमानों के खिलाफ हो, नफरत आज की तारीख में इस देश की सरकारों का जो है एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है और वो उस राष्ट्रीय प्रोजेक्ट को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जी, जिस तरह से मोदी जी एक नारा लेकर के आए थे 2014 में कि सबका साथ सबका विकास, तो क्या वाकई विकास सबका हो रहा है? इस देश की जनता का विकास हो रहा है, कुछ सिलेक्टिव लोगों का विकास कर रहे हैं मोदी? नहीं, विकास तो हो रहा है इस देश में, लेकिन पूंजीपतियों का हो रहा है। ये आपने देखा होगा कि अडानी की संपत्ति जिस तरीके से कोरोना के दौरान बढ़ी थी, उससे पता चलता है कि हाँ, इस देश में विकास हो रहा है, वो पूंजीपतियों का विकास है। हाँ, दूसरी तरफ भी विकास हो रहा है तो वो गरीबी का विकास हो रहा है। गरीबी में जो लोगों का जो डेटा था वो बढ़ता जा रहा है। अब बेरोजगारों की संख्या भी अच्छी खासी हो गई है। इस देश पे बढ़ने वाला कर्ज भी बढ़ता चला गया है। तो ये सब विकास तो हो रहा है। ये लेकिन दूसरी तरफ जब उन्होंने कहा सबका साथ उन्होंने नहीं लिया। सबका साथ सिर्फ चुनावों तक था, उसके बाद वो भूल गए इस बात को कि सबका साथ, अगर सबका साथ वो ले रहे होते तो इस देश में आज की तारीख में मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके की नफरत का एजेंडा आगे नहीं बढ़ रहा होता। इस देश में आदिवासियों के खिलाफ जो नफरत बढ़ाई जा रही है, जो आदिवासियों के जंगल जिस तरीके से काटे जा रहे हैं, वो जंगल नहीं काटे जाते अगर उनको सबका साथ लेना होता तो। या जिस तरीके से दलितों के खिलाफ मुनादी पीटी जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर उसके कुएं पर या ट्यूबवेल पर गए तो आपको 5,000 रुपये का फाइन प्लस 50 जूते मारे जाएंगे, तो ये मुनादी नहीं पीटी गई होती अगर सबका साथ होता तो। या जालौर के भीतर वो मंदिर में दलित दंपत्ति को प्रवेश करने से नहीं रोका जाता अगर सबका साथ होता तो। लेकिन वो नहीं है, सबका साथ वहाँ पर नहीं लिया जा रहा है, नहीं सबके विकास की बात की जा रही है। वहाँ पर कुछ सेलेक्टेड लोगों को साथ में लेकर के कुछ बहुत ही स्पेसिफिक लोगों को जो है उनका विकास किया जा रहा है, उनके लिए काम किया जा रहा है, और यही आज की तारीख में इस देश में हमें देखने को मिल रहा है। जी, एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि जिस तरह से इस वक्त देश में जातिवाद बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। मतलब जब बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें तो उनके टाइम पर उन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने एक कानून पास किया था कि जातिवाद को ख़त्म करने के लिए, दलित, SC, ST, OBC सभी को एक साथ लाने के लिए उनको एक ही ढर्रे पे लाया जाएगा, उनको एक ही तरह से माना जाएगा। लेकिन इस वक्त ना आप देख सकते हैं कि जितेंद्र मीना को एक मूंछ रखने के लिए उनकी हत्या कर दी जाती है। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जितेंद्र मेघवाल का जो केस है उसको आप जब समझेंगे तो पता चलेगा कि जब आज़ादी के बाद हमारे पुरखों ने एक तरीके का ख्वाब देखा था। उस ख्वाब में ये था कि इस देश में जितने भी लोग थे, चाहे जिस भी धर्म जाति वर्ग के लोग हों, चाहे जिस भी कास्ट क्रीड के लोग हों, जिस रेस के भी लोग हों, उन सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, उन सबका जो है योगदान जो है इस देश के बनाने में जो है लिया जाएगा। लेकिन वो हुआ नहीं। हुआ ये कि सरकारें जो बनी तब से लेकर आज तक उन्होंने एक खास तबके को ज़्यादा प्रमोट किया और इस तरह जो सामाजिक न्याय की दिशा में जो काम होना चाहिए वो नहीं किया गया। लिहाजा नतीजा ये निकला कि जब मूछें रखने पर जितेंद्र मेघवाल को जो है हत्या कर दी गई। हमने देखा कि जब एक IPS को अपनी बारात निकालनी थी तो उसे घोड़ी पर बैठने के लिए अपने लिए पुलिस प्रोटेक्शन बुलानी पड़ी। एक सेना के जवान को अपनी बारात जो है घोड़ी पर बैठकर निकालने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। तो अगर इस केस को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो देखेंगे कि जिस दिशा में काम होना चाहिए था, सामाजिक न्याय की दिशा में, इक्वालिटी की दिशा में, वो काम हुआ नहीं।
और इस मामले में हमारे देश की सरकारें लगातार फेल रही। और आज की तारीख में देखिए तो ऐसा नहीं है कि सडनली जातिवाद बढ़ गया, जातिवाद पहले से बहुत ज़्यादा था। अब यह है कि आप जैसे लोगों की मदद से रिपोर्टिंग ज़्यादा होना शुरू हो गई है। पहले रिपोर्टिंग भी नहीं हो रही थी, अब रिपोर्टिंग जैसे जैसे ज़्यादा हो रही है तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, चीज़ें अब अकाउंट में आ रही है, चीज़ें अब दिखने लगी है। और वही ये चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो मुजफ्फरनगर की मुनादी हो, चाहे जितेंद्र मेघवाल का केस हो, चाहे जालौर का इंसिडेंट हो, चाहे करौली हो, चाहे आप कहीं खरगोन से लेकर कहीं का भी देख लो, वो सब चीज़ें इसी का नतीजा है। जी। राम राज्य की बात करें तो राम राज्य बनाने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र, क्या ये वाकई संविधान में ऐसा लिखा कि ये देश सेक्युलर है या हिंदुओं का राष्ट्र है? 1940 में जब बाबा साहब ने किताब लिखी थी पार्टीशन ऑफ इंडिया को लेकर के, मुसलमान और पार्टीशन ऑफ इंडिया को लेकर के, तो तब अगर हम लोग वो देखेंगे तो पता चलेगा कि हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना थी उसको बाबा साहब पहले रिजेक्ट कर चुके थे। उन्होंने कहा कि एक पागलपन भरा विचार है, और अगर ऐसी पागलपन भरे ख्याल को अगर कोई साकार करता है तो ये समझिए कि इस देश की डाइवर्सिटी के लिए, इस देश की डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा। तो इसीलिए हमारे देश में जब हमारे देश की प्रस्तावना की जब बात है तो एक बड़ी लंबी बहस चली कि इस प्रस्तावना को किसके नाम से जो है शुरू किया जाए, किसी ईश्वर के नाम से शुरू किया जाए, अल्लाह के नाम से। तो तब ये बहस जब चली थी तब सबने तय किया कि नहीं, हम किसी ईश्वर अल्लाह के नाम पे इसको शुरू नहीं करेंगे, हम इसे जो है हम भारत के लोग से जो है इसको शुरू करेंगे और हम इसे अपने लिए आत्मार्पित और समर्पित करेंगे। और यही हमने अंगीकृत में हमने अपने आप को ही किया। तो इसीलिए देखेंगे कि हिंदू राष्ट्र जैसी संकल्पना की इस देश में कोई जगह नहीं है, इस संविधान में कोई जगह नहीं। और अगर कोई इस तरीके का ख्वाब पाले हुए है तो आप ये जान लीजिए कि उसका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने वाला है। जी। इस देश में जिस तरह से लगातार पूंजीपतियों के हाथ में देश को बेचा जा रहा है, निजीकरण, आपको बताइए, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, और मोदी जी विदेश जाते हैं और डंका बजाते हैं कि हम विश्वगुरु बन चुके हैं। मतलब इंडिया में ऐसा बोला था कि हम भारत विश्वगुरु बन चुका है। उस पर क्या कहेंगे? यहाँ पे महामारी है, भुखमरी है, इतनी सारी चीज़ें हैं, इस पर ध्यान ना देकर के विदेश में डंका बजाया जा रहा है। देखिए, जहाँ तक विश्वगुरु का मामला है, आप ये समझिए कि ये विश्वगुरु का जो है ये एक तरीके से समझिए कि हवा है, ये लगातार बनाई जाती रही है, पहले भी बनाई जाती रही है, इसमें कोई उन्हें थोती कल्पना है। आप ये समझिए कि अंग्रेजी हुकूमत जब यहाँ पर आई उससे पहले तो यहाँ पर एजुकेशन के नाम पे तो ज़ीरो था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, कुछ नहीं था। तो कौन सा विश्वगुरु की बात हम लोग कर रहे हैं? अंग्रेज़ों के आने के बाद यहाँ पर एक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आया जिसके ज़रिए बड़ी मुश्किल से सबको एक्सेस एजुकेशन हो पाई थी, बड़ी मुश्किल से हो पाई थी। और हम लोग देख रहे हैं कि आज भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो एजुकेशन नहीं ले पा रहा, वो उसके लिए स्ट्रगल है। तो विश्वगुरु की जब बात आएगी तो पता चलेगा कि इस देश में जब तक तमाम लोगों को एजुकेशन नहीं मिल जाती है, और वो भी पब्लिक फंडेड एजुकेशन नहीं मिल जाती है, तब जब तक उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो जाती है, तब तक आप विश्वगुरु जैसे जो चीज़ें नहीं पाएंगे। हाँ, मोदी जी जाकर के वहाँ ये सब कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखेंगे जहाँ पर आपने जो है पूंजी बात की, प्राइवेटाइजेशन की बात की, तो बहुत सारी कैंपेन उन्होंने चलाई थी, मेक इन इंडिया चलाई थी, उस शेर का क्या हुआ कोई नहीं जानता। स्टार्टअप इंडिया चलाया था, उसके साथ साथ कौशल विकास योजनाएं चलाई थी, उसके साथ साथ उन्होंने उज्ज्वला से लेकर के बहुत सारी योजनाएं चलाई। आज की तारीख में पता चला कि 90% उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर दिए गए थे वो दोबारा कभी रिफिल नहीं हो पाए। तो ये योजनाएं हो सकती है, वो टॉयलेट की दो जो है ईंटें जमा देने से टॉयलेट नहीं बन जाता, वो इनॉग्रेशन से नहीं होती। तो हवा बनाने में, अपना प्रचार करने में, अपनी इमेज बिल्डिंग में, उसमें आप कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हो ये रहा असल में कि जितने भी रिसोर्सेज थे सबको जो है मोदी जी और उनकी सरकार ने जो है प्राइवेट प्लेयर्स को भेज दिया, बड़े बड़े कैपिटलिस्टों को भेज दिया, और यही आज की हकीकत है। जी। एक आखिरी सवाल, नेशनल दस्तक के व्यूअर्स को, उसके ऑडियंस को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि देखिए, थोड़ा सतर्क रहिए, सचेत रहिए, और जो लोग इस देश को बनाने में काम कर रहे हैं, चाहे वो नेशनल दस्तक हो और ऐसे बहुत सारे जो हमारे बहुजन समाज से जो साथी आ रहे हैं, उनके साथ जुड़िए, उनके साथ इस पूरे के पूरे मूवमेंट को आगे लेकर के जाइए। क्योंकि हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से जिसे मेनस्ट्रीम मीडिया कहा जा रहा है, वो आज की तारीख में सरकारों की दलाली करने का काम कर रहा है। ये वो पैरेलल मीडिया है जो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, और इसके जरिए धीरे धीरे हम लोग जो है जिस तरीके का सपना, जिस तरीके का ख्वाब हमारे पुरखों ने संविधान को बनाते वक्त देखा था, उस ख्वाब को अगर पूरा करना है तो हमें इनके साथ जुड़ना होगा। जी।
तो ये थी हमारी बातचीत जितेंद्र मीना के साथ। तो आपको कैसी लगी हमारी बातचीत कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त किस तरह से इस देश को का बेड़ा गर्क कर दिया गया है, किस तरह से प्रधानमंत्री जो कि इस देश का कर्ता धर्ता माना जाता है, जिसके हाथ में इस पूरे देश की राजनीति सौंपी गई है, हाँ उसे आगे बढ़ाने के लिए उसे सौंपा गया है। अब उसको ही अगर प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेवारी ना समझे, जर्मनी डेनमार्क जैसे देशों में जाकर के वो अपनी डंका बजाए, इस पर आप क्या सोचते हैं? अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीरी गेट में कैमरामैन आशीष के साथ। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।